नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धू राम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे एशिया का अपवा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एशिया। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था। हमें ज्ञात है कि एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग पर पर्वत श्रेणियां तथा पठारी भूभाग स्थित हैं। इसी आंतरिक उच्च भूभाग से एशिया महाद्वीप की अधिकांश महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जहां से निकलकर ढाल का अनुसरण करती हुई अंत में ये नदियां महासागरों में समाहित हो जाती हैं। कुछ छोटी छोटी नदियां या तो झीलों में अपना जल गिराती हैं, जबकि शुष्क प्रदेशों में कुछ नदियां वर्षा काल के दौरान कुछ दूरी तक बहने के पश्चात भूमि में विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार नदियों के जल विसर्जन के आधार पर एशिया के अपवा तंत्र अथवा जल प्रवाह प्रणाली को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि एशिया के अपवा तंत्र के वे 5 वर्ग कौन कौन से हैं, जिनमें पहला है आर्कटिक महासागरीय अपवा तंत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र, तीसरा हिंद महासागरीय अपवा तंत्र, चौथा भूमध्य सागरीय अपवा तंत्र, पांचवा आंतरिक अपवा तंत्र। इस तरीके से एशिया के अपवा तंत्र को 5 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम एशिया के अपवा क्षेत्रों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आर्कटिक महासागरीय अपवा तंत्र। आर्कटिक महासागरीय अपवा तंत्र यह एशिया का सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से एशिया के उत्तर में स्थित निम्न मैदान पर बहने वाली नदियों को सम्मिलित किया गया है। इनमें ओब, येनिसी और लीना नदियों के क्रम महत्वपूर्ण है। इनकी गिनती विश्व की लंबी नदियों में होती है। हमने जब एशिया के भूआकृतिक प्रदेश पढ़े थे, तब हमने जाना था कि एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों को 5 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है, जिनमें एक वर्ग था उत्तर की निम्न भूमि। इसी उत्तर की निम्न भूमि में ये नदियां बहती हैं और जो आर्कटिक महासागरीय अपवा क्षेत्र का हिस्सा है। आर्कटिक महासागरीय अपवा क्षेत्र की प्रमुख नदियों में ओब, येनिसी और लीना है। इनमें सबसे लंबी नदी लीना नदी है। ये सभी नदियां एशिया के मध्यवर्ती उच्च भूभाग से निकलकर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। शीतकाल में इन नदियों के मुहाने बर्फ से जम जाते हैं, क्योंकि आर्कटिक महासागर का तटवर्ती भाग शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए शीतकाल में इन नदियों के मुहाने बर्फ से जम जाते हैं और जिस कारण नदियों का जल आगे नहीं बढ़ पाता और आंतरिक भागों में ही फैल जाता है, जिससे आंतरिक मैदानी भागों में दलदल बन जाते हैं। इसी अपवा क्षेत्र की कुछ छोटी नदियों में शामिल हैं याना, कोलिमा और इंडिग्रिका। दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप एशिया के अपवा क्षेत्रों को
भली भांति समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एशिया के अपवा क्षेत्र को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें एक है आर्कटिक महासागरीय अपवा क्षेत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवा क्षेत्र, तीसरा हिंद महासागरीय अपवा क्षेत्र, चौथा भूमध्य सागरीय अपवा क्षेत्र और पांचवा आंतरिक अपवा क्षेत्र। मानचित्र में आप देख लीजिए, इन अपवा क्षेत्रों को भली भांति सीमांकित किया गया है। ये लाल रेखा द्वारा, वैसे पहले से ही मानचित्र पर काली रेखा खींची हुई है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये लाल रेखा जो खींची है, इस लाल रेखा के माध्यम से मानचित्र के जिस भाग को सीमांकित किया है वो 1 नंबर का अपवा क्षेत्र है, यानी आर्कटिक महासागरीय अपवा क्षेत्र। अब आप देखेंगे कि ये मैंने मानचित्र का दूसरा भाग जो सीमांकित किया है वो 2 नंबर का अपवा क्षेत्र है और यह है प्रशांत महासागरीय अपवा क्षेत्र। अब आप देखेंगे ये मानचित्र का तीसरा भाग जो सीमांकित किया है ये भूभाग हिंद महासागरीय अपवा क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि ये लघु छोटा सा भूमध्य सागर का तटवर्ती इलाका, ये 4 नंबर का अपवा क्षेत्र है, यानी भूमध्य सागरीय अपवा क्षेत्र। जबकि ये वाला जो भाग है ये 5 नंबर का अपवा क्षेत्र है, जिसे आंतरिक अपवा क्षेत्र कहा गया है, या यूं कहें कि ये आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। इन 5 अपवा क्षेत्रों में से हम एक के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। अब दूसरे नंबर के अपवा क्षेत्र के बारे में भी हम जानेंगे, जिसका नाम है प्रशांत महासागरीय अपवा क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय अपवा क्षेत्र के अंतर्गत आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग सम्मिलित किए गए हैं और इस भूभाग पर बहने वाली नदियों के क्रम को हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो उनमें निकल कर आता है उत्तर में आमूर नदी, जो कि मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी भूभागों से निकलकर और रूस के सुदूर पूर्वी भाग तथा चाइना के पूर्वोत्तर भागों में दोनों के मध्य सीमा बनाती हुई अंत में अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। तो ये प्रशांत महासागरीय अपवा तंत्र की उत्तर में स्थित प्रमुख नदी क्रम है। इसके बाद दूसरा नदी क्रम है, जिसमें आप देखेंगे कि चीन के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में पहला क्रम है वांगू नदी। वांगू नदी अक्सर अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और मार्ग परिवर्तन करने के कारण तथा अपने साथ बहाकर लाई विशाल अवसाद की मात्रा के कारण इस नदी के प्रवाही क्षेत्र में अक्सर प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ें आती हैं, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर तीसरा महत्वपूर्ण नदी क्रम है
चीन के मध्यवर्ती भूभाग पर बहने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में यांगत्से नदी, यह नदी भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई अपना जल पीत सागर में गिराती है, यानी पीला सागर में गिराती है, जो कि प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। इस नदी का डेल्टाई भाग बेहद सघन बसा हुआ है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी शहर शंघाई, वुहान, ये इसी यांगत्से नदी के मैदानी भूभागों में बसे हुए हैं, जबकि प्रशांत महासागरीय अपवा क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण की ओर चौथा महत्वपूर्ण नदी क्रम है शिक्यांग। यह चीन के दक्षिणी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है, या यूं कहें दक्षिणी चीन सागर में गिराती है। प्रशांत महासागरीय अपवा क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण नदी क्रम है, वो है मेकंग तथा मीनाम नदी। ये नदियां चीन की उच्च भूमियों से निकलकर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती हुई खासकर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों में प्रवाहित होती हुई अंततः अपना जल प्रशांत महासागर में गिरा देती है। इस तरीके से ये दूसरा महत्वपूर्ण अपवा क्षेत्र के बारे में हमने सीखा। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण अपवा क्षेत्र है हिंद महासागरीय अपवा क्षेत्र। हिंद महासागरीय अपवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, एक दक्षिणी पश्चिमी एशिया का भूभाग और दूसरा दक्षिणी एशिया का भूभाग। इस भूभाग पर बहने वाली नदियां अपना जल हिंद महासागर में गिराती हैं, इसलिए ये समस्त भूभाग हिंद महासागरीय अपवा क्षेत्र का हिस्सा है। इस अपवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण नदी क्रमों में पहला क्रम है दक्षिणी पश्चिमी एशिया में बहने वाली दजला व फरात नदियां। आप देख सकते हैं दजला व फरात नदियां उत्तर में टर्की के अरारात पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई मुख्यतः इराक में बहती हुई अंत में अपना जल फारस की खाड़ी में गिराती है। ये नदियां फारस की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक धारा बन जाती है, जिसे शतल अरब के नाम से जाना जाता है। आपने एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों में भी जाना था कि दजला और फरात नदियों के मैदानी भूभाग को मेसोपोटामिया का मैदान भी कहा जाता है, और ये मैदानी भूभाग या यूं कहें कि इन नदियों की घाटी प्राचीन बेबीलोन सभ्यता का केंद्र रही है। हिंद महासागरीय अपवा क्षेत्र के अन्य नदी क्रमों में एक दूसरा महत्वपूर्ण नदी क्रम है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्रम। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं, या यूं कहें कि इन तीनों नदियों का उद्गम हिमालय के ग्लेशियरों से होता है। सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी हिमालय से निकलकर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई अंततः दक्षिण पश्चिम की ओर होती हुई अंत में अपना जल अरब सागर में गिराती है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियां हैं। सिंधु नदी के मैदान का अधिकांश हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान में। दूसरा नदी क्रम है गंगा नदी का क्रम। गंगा नदी भी अपना जल
हिमालय से लेकर आती है, या यूं कहें कि गंगा नदी का उद्गम भी हिमालय से होता है। गंगा की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों में वे नदियां जो हिमालय से निकल कर आती हैं उनमें यमुना, गंडक, घाघरा आदि हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर आने वाली नदियों में सोन नदी प्रमुख है। गंगा नदी भी प्रारंभ में हिमालय से निकलने पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बाद में दक्षिण पूर्व दिशा करती है और अंत में यह जल अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जबकि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलकर तिब्बत के पठारी भूभाग से निकलकर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती हुई फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाह करती हुई अंत में दक्षिण दिशा इसकी हो जाती है और अंत में ये भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी भूभाग विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। हिंद महासागरीय उपक्षेत्र के अन्य नदी क्रमों में म्यांमार में बहने वाली नदियों में चिंदविन, साल्विन, इरावदी ये प्रमुख है। प्रशांत महासागरीय उपक्षेत्र के बारे में हम मानचित्र के माध्यम से समझ चुके हैं। इसकी कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में आप यहां से आप सीख सकते हैं। हिंद महासागरीय उपक्षेत्र के बारे में भी हम जान चुके हैं और डिटेल्स में आप यहां से सीख सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है भूमध्य सागरीय उपक्षेत्र। जैसा कि हमने अभी मानचित्र में जाना कि भूमध्य सागरीय उपक्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बेहद ही लघु उपक्षेत्र है, जिसके अंतर्गत भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस उपक्षेत्र की प्रमुख नदियों में हम देखें तो टर्की में प्रवाहित होने वाली नदियों में मनीषा और मेंडेरिस है तथा सीरिया की ओरोन्टेस है। ये वो नदियां हैं जो भूमध्य सागरीय अपक्षेत्र का हिस्सा है और ये अपना जल भूमध्य सागर में विसर्जन करती हैं। इसी आधार पर इस भूभाग और इस भूभाग पर बहने वाली नदियों को भूमध्य सागरीय अपक्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। एशिया का पांचवा तथा अंतिम अपक्षेत्र का नाम है आंतरिक प्रवाह प्रणाली या आंतरिक अपवाह क्षेत्र। आंतरिक अपवाह क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में टर्की के आर्मेनिया की गांठ से लेकर पूर्व में चीन के मंचूरिया तक है। ये आर्मेनिया की गांठ क्या है ये हम पूर्व में एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों में पढ़ चुके हैं। इस क्षेत्र की नदियां या तो झीलों में अपना जल गिराती हैं या शुष्क प्रदेशों में वर्षा काल के दौरान कुछ दूरी बहने के पश्चात भूमि में विलुप्त हो जाती है। इस आंतरिक अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियों में शुमार है आमू और सरदरिया। इनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। आमू और सरदरिया ये नदियां अपना जल अरल सागर में गिराती तथा एक अन्य नदी है ईली नदी जो बालकस झील में अपना जल गिराती है। ये वो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एशिया के आंतरिक अपवाह क्षेत्र का हिस्सा है।
कुछ अन्य अंतर्प्रवाहित नदियां जो ना तो किसी झील में अपना जल गिराती बल्कि वर्षा काल के दौरान कुछ दूरी तय करने के पश्चात आंतरिक भूभाग में ही समाप्त हो जाती हैं या मिट्टी में समाहित हो जाती हैं। इन नदियों में खोतान, चू तथा तारीम मुख्य है। धन्यवाद। इस प्रकार हमने एशिया के अपवा तंत्र को विस्तार पूर्वक समझा। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अक्सर कुछ इसी तरीके से सवाल आता है कि एशिया के अपवा तंत्र को समझाइए या एशिया की जल प्रवाह प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाइए। धन्यवाद।